हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरियोपैगिटिका। एरियोपैगिटिका के आज मैं आपको एग्जाम पॉइंट्स बताने वाला हूं। आपको मैं ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एरियोपैगिटिका में क्या है। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूं, फिर उसके बाद हम पॉइंट्स पर चलेंगे। दोस्तों, एरियोपैगिटिका मिल्टन का फेमस प्रोज वर्क है। ये मिल्टन की एक स्पीच है जो कि उन्होंने लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग को लेकर लिखी थी, और ये प्रोज पॉलेमिक के रूप में जाना जाता है। पॉलेमिक जिसको आर्ग्यूमेंट के रूप में कहा जाता है। और ये आर्ग्यूमेंट किसको लेकर था? ये आर्ग्यूमेंट था राइटर्स की राइटिंग को लेकर, जो कि वो धर्म के ऊपर और जो राजतंत्र होता था उसके ऊपर जब वो कुछ लिखते थे तो उसको एक तरह से जो है पास कराना बहुत ज़रूरी होता था। अब ऐसे में बड़ी डिफ़िकल्टी आती थी कि कहने का मतलब जो विचार थे लेखकों के, उनका हनन हो रहा था, उनको एक तरह से कुचला जा रहा था। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है एरियोपैगिटिका में, जो कि एक प्रोज पॉलेमिक है जिसको पैम्पलेट के रूप में जो है मिल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, तो अब हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट की तरफ, क्योंकि डिटेल में मैं बता चुका हूं, और उस वीडियो को अगर जो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। एरियोपैगिटिका, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है, एरियोपैगिटिका इज ए प्रोज पॉलेमिक बाय जॉन मिल्टन। ये क्या है? ये एक प्रोज पॉलेमिक है। अब इसमें दोस्तों एक एल के बाद ई और ऐड कर लेना, ये ई रह गया यहाँ पर। तो एरियोपैगिटिका इज ए प्रोज पॉलेमिक बाय जॉन मिल्टन। ये प्रोज पॉलेमिक है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। अब प्रोज पॉलेमिक क्या है? पॉलेमिक का मतलब क्या है? पॉलेमिक का मतलब, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कि जब किसी बात को लेकर एक तरह से डिस्कशन किया जाता है, एक आर्गुमेंट किया जाता है, तो वो पॉलेमिक का रूप होता है। तो ये प्रोज पॉलेमिक है जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से रिलीजन और जो किंगली पावर थी वो दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड थे, और किस प्रकार से जो डिक्लाइन हो रहा था रिलीजन का और करप्शन जो था वो प्रिवेलिंग हो रहा था। तो उसको लेकर ये एरियोपैगिटिका लिखा गया है। और दूसरी बात ये, इसमें एरियोपैगिटिका में ये मेन फोकस जो रहा है राइटर का, वो ये रहा है, मतलब कि जो बुक्स होती थी जिनको पब्लिश कराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं उसके लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेंसर था एक, उससे उसके थ्रू उनको पास कराना बहुत ज़रूरी था। अगर जो वो धर्म से रिलेटेड या राजा से रिलेटेड कोई भी वर्क लिखा जा रहा है तो सबसे पहले उसको देखा जाएगा, पास कराया जाएगा, और उसके बाद में वो पहुँचेगा लोगों तक, और हो सकता है पहुँचे ही ना। तो ये चीज़ थी दोस्तों इसमें। तो कुल मिलाकर जो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धर्म में बहुत कुछ भ्रष्ट एक करप्शन आ चुका था, तो वो चीज़ें जब लेखक कोशिश करता था उन चीज़ों को दर्शाने की, तो उसकी बातों को समाज तक प्रस्तुत नहीं करने दिया जाता था। तो ये था। तो मिल्टन ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई अपने एरियोपैगिटिका में, जो कि एक प्रोज पॉलेमिक है जॉन मिल्टन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए पैम्पलेट। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में ये आएगा कि एरियोपैगिटिका अ प्रोज पॉलेमिक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डैश, कि एरियोपैगिटिका जो कि एक प्रोज पॉलेमिक है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये पैम्पलेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। पैम्पलेट मैं आपको बता चुका हूँ कि मिल्टन के समय में जो पैम्पलेट हुआ करते थे उसमें क्या होता था, कोई भी समाज से जुड़े हुए मुद्दे को जो दर्शाया जाता था और एक आलोचना के रूप में दर्शाया जाता था, जो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, उस पे उसके माध्यम से लोगों तक एक आवाज़ पहुंचाई जाती थी, और स्पेशली इसमें क्रिटिसाइज ज़्यादा किया जाता था जो पैम्पलेट्स होते थे। तो ये मिल्टन का लिखा हुआ एक पैम्पलेट है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644। ये 1644 में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1644 में। जो ये वर्क था हमारा कब पब्लिश हुआ था? 1644 में पब्लिश हुआ था। इट एडवोकेट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किसको एडवोकेट करता है? ये दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच को और एक्सप्रेशन को एडवोकेट करता है। तो इसमें एरियोपैगिटिका में मिल्टन ने एक आवाज़ उठाई। मिल्टन ने किसके बारे में आवाज़ उठाई? मिल्टन ने आवाज़ उठाई कि एक फ्रीडम होनी चाहिए।
राइटर को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसके बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने स्पीच के रूप में कर सके। अब मिल्टन जो था दोस्तों, यहाँ पर ये स्पीच की बात क्यों कही गई, क्योंकि पहले अगर जो लोगों के बीच में बोलने वाली बात थी ना, स्पीच देने वाली बात थी, तो वो केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स को अलाउ थी। अब मिल्टन तो उसका पार्ट नहीं था, तो अब मिल्टन को लगा कि वो अपनी बात कैसे पहुंचाए। अगर जो किताब के माध्यम से पहुंचाता है तो उसकी आवाज़ तो पहुंच नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको दबा लिया जाएगा। क्योंकि कोई भी राइटर्स जो राजा के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब केवल फेवरिज्म ही लिखना है, केवल बटरिंग वाली सिचुएशन लिखनी है और केवल मक्खन लगाना है। तो और जैसे कि मिल्टन तो कहते भी हैं, मिल्टन तो साफ साफ कहते हैं कि आप एक क्रिटिक बन जाओ, ठीक है ना। फॉल्स बटरिंग से अच्छा है आप एक ट्रू क्रिटिक बन जाओ, एक सच्चे आलोचक होना ज़्यादा बेटर है एक फॉल्स बटरिंग से, ऐसा मिल्टन का मानना भी था। तो मिल्टन जो है इसमें किसको एडवोकेट करते हुए दिखाई देते हैं हमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच को और एक्सप्रेशन को। एरियोपैगिटिका में उन्होंने ये बात रखी है कि लेखक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बिल्कुल छूट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ एरियोपैगिटिका? एरियोपैगिटिका का फुल टाइटल क्या है? तो आपका आंसर होगा एरियोपैगिटिका अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। क्या पूरा टाइटल है दोस्तों? इसका पूरा टाइटल है एरियोपैगिटिका अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन की स्पीच है, फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। किसको लेकर? अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग को लेकर, टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। Areopagitica was published on 23rd November 1644 at the height of English Civil War। दोस्तों एरियोपैगिटिका जो था ये जब पब्लिश हुआ जब सिविल वॉर अपने हाइट पर था, एट द इन ऑन 23rd नवंबर 1644 पे ये पब्लिश हुआ था। और जो एरियोपैगिटिका वर्क था और ये 1643 के जो ये अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग वाला जो कानून आया था दोस्तों उसको लेकर था। इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ पैम्पलेट। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, लोगों के बीच में जो इसको पहुँचाया गया था, किस फॉर्म में पहुँचाया गया था। इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैम्पलेट। ये एक पैम्पलेट के फॉर्म में लोगों के बीच में पहुँचाया गया था। क्या? जो एरियोपैगिटिका था इसको पैम्पलेट के रूप में पहुँचाया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो सोर्स है एरियोपैगिटिका की वो क्या है? तो दोस्तों इसकी जो सोर्स है वो ग्रीक की स्पीच है और जिसका नाम है एरियोपैगिटिकोस। क्या नाम है? एरियोपैगिटिकोस इसका नाम है जो इसकी सोर्स है। और एक एथेनियन ऑरेटर हुए हैं जिनका नाम है आइसोक्रेट्स। आइसोक्रेट्स जो हैं एक एथेनियन ऑरेटर हैं, 4th सेंचुरी BC में उनके द्वारा लिखा गया था एरियोपैगिटिकोस, ठीक है ना। उनके द्वारा लिखा गया था एरियोपैगिटिकोस एथेनियन ऑरेटर के द्वारा, और जिनका नाम आइसोक्रेट्स था। 4th सेंचुरी BC में लिखा गया। तो इसके जो टाइटल की सोर्स है हमें क्या देखने को मिलती है? द सोर्स ऑफ द टाइटल ऑफ एरियोपैगिटिका इज ग्रीक स्पीच एरियोपैगिटिकोस। क्या है? ये ग्रीक स्पीच है एरियोपैगिटिकोस जो कि एथेनियन ऑरेटर के द्वारा है, जिसका नाम आइसोक्रेट्स है, 4th सेंचुरी BC में। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये। मिल्टन आर्ग्यूज अगेंस्ट Parliament's 1643 ordinance for the regulating of printing, which is also known as licensing order of 1643। जैसा कि अभी मैंने आपको जानकारी दी कि ये 1643 का जो एक्ट बना था अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग वाला, तो वो मिल्टन जो है उसके अगेंस्ट जाता हुआ प्रतीत होता है एरियोपैगिटिका में। अब ये जो एक्ट था दोस्तों इसका नाम क्या था? ये था पार्लियामेंट 1643 ऑर्डिनेंस फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग। इज दैट क्लियर? कि पार्लियामेंट्स 1643 ऑर्डिनेंस फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। इसको 1643 के लाइसेंसिंग ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 1643 के लाइसेंसिंग ऑर्डर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके बाद आता है, एज पर द कंडीशन ऑफ दिस ऑर्डर इट वॉज एसेंशियल फॉर एन ऑथर टू हैव अ लाइसेंस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट टू पब्लिश हिज और हर वर्क। इस ये जो एक्ट था, ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया, इसका मतलब कंडीशन क्या थी?
इसकी कंडीशन क्या थी? तो एज पर द कंडीशन ऑफ दिस ऑर्डर इट वॉज एसेंशियल फॉर एन ऑथर, एक ऑथर के लिए बहुत जरूरी था टू हैव अ लाइसेंस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, कि वो एक लाइसेंस रखे जो कि किससे अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लाइसेंस उसके पास होना चाहिए टू पब्लिश हिज और हर वर्क। किस चीज़ के लिए? अपने काम को पब्लिश करने के लिए, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल राइटर, तो उनको अपने काम को पब्लिश करने के लिए क्या चाहिए था? लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। जो लाइसेंस लिटरेचर और लाइसेंस राइटिंग के नाम से एक लिटरेरी टर्म में भी ये चीज़ आती है, तो आप याद रख लेना ये क्या होती है लाइसेंस राइटिंग, जिसके लिए जब हम खुलकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते और वहाँ पर हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसके लिए हमें एक सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो वो क्या करती है, वो कमेटी जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उसको अप्रूव करती है और हो सकता है उसको कंडेम भी कर दे। इसके बाद दोस्तों ये आता है मिल्टन्स फेलियर टू पब्लिश सेवरल ट्रैक्ट्स डिफेंडिंग divorce, especially the doctrine and discipline of divorce, which he had to publish anonymously and unlicensed, which was condemned by Puritan clergy as being heretical and spreading sexual liberty. अब इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। ये जो पॉइंट है इसमें ये कहा गया है कि मिल्टन एरियोपैगिटिका से पहले क्या किसी चीज़ को पब्लिश करने में अनसक्सेसफुल रहे थे? ऑब्वियसली रहे थे। किसको? जो उनके डाइवोर्स ट्रैक्ट्स उन्होंने लिखे थे उनको पब्लिश करना बहुत उनके लिए टेढ़ी खीर थी। तो उनमें से ही एक डाइवोर्स ट्रैक्ट आता है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। क्या है? द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये डाइवोर्स ट्रैक्ट आता है। अब इसको उन्होंने एनोनिमसली इसको पब्लिश कराया था, यानी कि बिना नाम के उन्होंने पब्लिश कराया इसको, अनलाइसेंस्ड पब्लिश कराया मिल्टन ने इसको, और उसका लेकिन कंडेम कर दिया गया किसके द्वारा? प्यूरिटन क्लर्गी के द्वारा, क्योंकि ये आरोप इन पर लगाया गया कि ये धर्म के खिलाफ जा रहा है और सेक्सुअल लिबर्टी को स्प्रेड कर रहा है। इसमें सेक्सुअल लिबर्टी को ज़्यादा एक्सपोज किया गया है इस वर्क में, तो इस वजह से उसको जो था प्यूरिटन क्लर्गी के द्वारा कंडेम कर दिया गया। दिस थिंग दोस्तों ये दो बार रिपीट हो गया है, दिस इसको एक ही दिस रखना है आपको। दिस थिंग कंपल्ड मिल्टन टू गो अगेंस्ट लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643। एज अ रिजल्ट ही रोट एरियोपैगिटिका। अब क्वेश्चन देखो, मेन यही बन गया कि मिल्टन ने एरियोपैगिटिका क्यों लिखा? क्योंकि भाई उनका जो डाइवोर्स ट्रैक्ट था उसको जो है कंडेम कर दिया गया, और इसके बाद में मिल्टन को लगा कि मतलब ये तो जो सोच है इंसान की उसको समाज में जाने ही नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन में मिल्टन ने एक आवाज़ उठाई और वो एरियोपैगिटिका के माध्यम से आवाज़ उठाई थी। बोल सकते नहीं थे, स्पीच दे नहीं सकते थे, तो इसको पैम्पलेट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो एरियोपैगिटिका है इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें रेफरेंसेस कहाँ के दिए गए हैं। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट इज़ फुल ऑफ बिब्लिकल एंड क्लासिकल रेफरेंसेस। इसमें बाइबल के जो रेफरेंस हैं दोस्तों वो दिया गया है, बिब्लिकल है ये, और क्लासिकल रेफरेंसेस इसमें दिए गए हैं, विच मिल्टन यूज टू स्ट्रेंथन हिज आर्ग्यूमेंट। अपनी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए मिल्टन ने बाइबल के और क्लासिकल रेफरेंसेस को एरियोपैगिटिका में यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एज पर मिल्टन व्यूज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज बेटर देन फॉल्स फ्लैटरी। ये जब मैंने आपको पढ़ाया तो दोस्तों एरियोपैगिटिका तब भी एक्सप्लेन किया था कि जो एक क्रिटिसिज्म होती है, एंड हेयर मिल्टन इज टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दैट इज बेटर देन फॉल्स फ्लैटरी। फॉल्स फ्लैटरी से अच्छी है ये, बिल्कुल आप प्रत्यक्ष रूप में आप आलोचना कर दें, किसी की बुराई कर दें, चापलूसी करने से अच्छा है कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। अगर जो कोई गलत है, उसकी पॉलिसीज़ गलत हैं, तो उस सिचुएशन में उसको क्रिटिसाइज करना बेटर है, ये मिल्टन का मानना था। मिल्टन वांट्स पार्लियामेंट टू ओबे द वॉइस ऑफ रीजन एंड टू बी विलिंग टू मेक एन एक्ट फॉर द एक्ट ऑफ ट्रूथ एंड जजमेंट। मिल्टन पार्लियामेंट से ये चाहते थे कि जो तर्क की आवाज़ है उसकी ओबे की जाए, मतलब उसको दबाया ना जाए। कोई व्यक्ति है वो अपनी जो
वॉइस ऑफ रीज़न को प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी भावनाओं को दबाया न जाए, उसके एक्सप्रेशंस को रोका ना जाए। एंड टू बी राइटिंग टू मेक एन एक्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ एंड जजमेंट, एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें लेखकों का जो लेखन क्रिया है ट्रुथ एंड जजमेंट को लेकर वो उसको न्याय मिले, ऐसा मिल्टन चाहते। तो कुल मिलाकर मिल्टन यही चाहते थे कि अगर जो कोई सच बात कह रहा है, सच चीज बता रहा है, तो ट्रुथ को बताने के लिए, ट्रुथ को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए जो रोक लगा देता है किताबों पर। मिल्टन गिव्स एविडेंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम ऑफ नॉट हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लाइसेंस। मिल्टन, दोस्तों इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि मिल्टन कहाँ का रेफरेंस देते हैं कि वहाँ पर इतने महान लर्नेड हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, लेकिन अगर जो वहाँ पर रोक लगा दी जाती तो शायद वो दार्शनिक ना हो पाते और उनकी जो सोच है वो लोगों तक ना आ पाती। तो किसका? एंशिएंट ग्रीस और रोम का उदाहरण उन्होंने दिया है कि किसी भी लाइसेंस की उनको तो आवश्यकता नहीं थी। Milton argues that a work should be examined, refuted and condemned rather than prohibited before examination. मिल्टन का मानना है कि किसी भी वर्क को सबसे पहले एग्जामिन किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको कंडम करने से पहले, उसको मना करने से पहले उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए कि उसमें पूरी रोक उस पर पूरी तरह से लगा दी जाए, मतलब एग्जामिनेशन से पहले ही रोक लगा दी जाए। क्यों? ये पता चल गया भाई कि ये धर्म को लेकर है या फिर ये राजतंत्र को लेकर है, तो उसी सिचुएशन में उस पर तभी रोक लगा दी, उसको पढ़ा भी नहीं गया। मिल्टन मिल्टन को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, इस बात से मिल्टन बहुत खफा थे। There was conflict between Protestants and Catholics in England. Protestants were dominated figures. ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो क्रिश्चियन है आप जानते होंगे कि दो भागों में बंटे हुए हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं और दूसरे कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं। तो दोनों के बीच में हमेशा एक टकराव देखा गया है, एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। तो जो प्रोटेस्टेंट्स रहे हैं वो हमेशा डोमिनेटेड फिगर के रूप में देखे गए। Pope Martin V became the first to prohibit the reading heretical books. दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा व्यक्ति हुआ जिसने सबसे पहले जो धर्म से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई जो ये बुक थी उसको प्रोहिबिट किया, उस पर रोक लगाई। तो वो कौन था? पॉप मार्टिन फिफ्थ था। याद रखना, पॉप मार्टिन फिफ्थ, नेम याद रख लेना। मिल्टन मेक्स अ फोकस ऑन रीडिंग बुक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। मिल्टन जो है वो किस पर फोकस करते हैं? मिल्टन ये कहते हैं कि सभी प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। अब इसमें ऑप्शन में क्या आएगा? गुड बुक्स, बैड बुक्स, एवरेज बुक्स और ऑल सॉर्ट ऑफ बुक्स। तो योर आंसर विल बी ऑल सॉर्ट ऑफ बुक्स। मिल्टन का मानना है कि जो बुक हैं दोस्तों दो तरह की होती हैं, एक तो गुड बुक और बैड बुक्स। जैसे कि सबलाइम की हमने बात की थी, लॉन्जाइनस जो है वो सबलाइम के बारे में बात करते हैं कि सबलिमिटी में भी क्या होता है, एक तो गुड बुक्स आती हैं और बैड बुक्स आती हैं। जो गुड बुक्स होती हैं वो फुल ऑफ सबलाइम होती हैं, उसमें ग्रैंड्योर ऑफ थॉट होता है, उसमें इमेजिनेशन अच्छी होती है। तो मतलब कुल मिलाकर जो यहाँ पर गुड और बैड की बात की गई है ये रोंग और राइट को लेकर मिल्टन ने की है। और रोंग क्या? जो राजाओं को या जो उनके जैसे जो उच्च, जिनके हाथ में कुल मिलाकर जो पावर थी, जो कैपिटलिस्ट थे, और उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। तो धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना रॉन्ग हो गया और अदरवाइज राइट हो गया। तो वो रॉन्ग और राइट मिल्टन के टाइम में था। लेकिन अगर जो हम एक्चुअल वे में देखें तो अगर जो कोई किताब है जिसमें कुछ गलत लिखा हुआ भी है या सही भी लिखा हुआ है, दोनों को स्टडी करे, फिर मानव रीज़न करे, उसको समझे, तो उससे क्या होगा, वो अपने आप को सही करने की कोशिश करेगा कि इसमें ये गलत है, मैं इसको सुधारूं। जिसको हम बोलते हैं दोस्तों मॉरलिस्टिक प्लेज भी होते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टस देखा होगा। डॉक्टर फॉस्टस जो है क्रिस्टोफर मार्लो का, ये एक मॉरलिस्टिक प्ले है जिसमें मॉरल दिया जाता है, एक प्रकार से एक मैसेज दिया जाता है। गलत ही तो दिखाया था डॉक्टर फॉस्टस को, लेकिन गलत से भी हम सही चीज़ सीखते हैं। हमें ये पता चलता है कि हमें
जो नेक्रोमेंसी है, चलो डॉक्टर फॉस्टर्स ने सीख ली, पहली बात तो सीखनी नहीं चाहिए, चलो सीख भी ली किसी के एंटरटेन के पर्पज से, अच्छी बात है। नेक्रोमेंसी जादू टोना सीखना, काला जादू सीखना, इस तरह की जादू सीखना। आपने देखा होगा कितने जादूगर हैं, जैसे कि ओपी सरकार हुए हैं, पीसी शर्मा हुए हैं, बहुत सारे जादूगर हैं जो अपना जादू दिखाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं, एन्जॉयमेंट करते हैं, वो वहाँ तक सही है। लेकिन नेक्रोमेंसी की हद को पार कर जाना, उस जादू का अनड्यू एडवांटेज उठाना, वो डॉक्टर फॉस्टर्स को दिखाया गया। अपनी लस्ट को ही सेटिस्फाई करने के लिए वो मैजिक का यूज़ करते हैं, पूरे देश में भ्रमण करने के लिए वो मैजिक का यूज़ करते हैं, और उस बीच में भी लोगों को परेशान करते हैं, और अपने प्लेजर के लिए वो अपनी आत्मा तक को गिरवी रख देते हैं। तो वो चीज़ गलत है। लेकिन उससे हमें लास्ट में मॉरल मिलता है, क्योंकि उनके साथ क्या हुआ, डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ बुरा हुआ ना। वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वही उनके साथ हुआ। तो रॉन्ग से राइट में आया जा सकता है, तो रॉन्ग दिखाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मिल्टन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ये रोक थी, ये ऑब्स्टिकल्स थे। मिल्टन को इनसे ओवरकम होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, और यही कारण था कि एरियोपैगिटिका में मिल्टन ने खुलकर आवाज़ उठाई इस चीज़ को लेकर। और मिल्टन क्या कहते हैं, मिल्टन का मानना है कि ऑल बुक्स ऑफ ऑल सोर्ट्स, जो हर तरह की किताबें हैं, अब मैं हर तरह की आपको बता चुका हूँ किस तरह की, उन पर फोकस होना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। इफ़ वन वांट टू बी अ गुड स्कॉलर, ही वांट्स टू गेट गुड नॉलेज, so he must go through all sort of books. Milton points out that God endowed every person with the reason, free will and conscience to judge ideas for themselves. So the ideas of a text should be rejected by the readers on choice, not by licensing authority. कितनी बड़ी बात मिल्टन ने कह दी दोस्तों। ये पूछा जा सकता है, ये कमेंट दिया हुआ होगा आपको, और पूछा जाएगा कि किसने कहा और किस वर्क में कहा, तो आपका आंसर होगा एरियोपैगिटिका बाय मिल्टन। मिल्टन क्या कहते हैं, मिल्टन ये कहते हैं कि भगवान ने हर व्यक्ति को एक तर्क दिया है, तर्क शक्ति दी है, सोचने समझने की शक्ति हर व्यक्ति को दी है, फ्री विल प्रोवाइड की है, एक जो फ्री विल होती है, फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा जो होती है, एंड कॉन्सेंस और दिमाग दिया है टू जज आइडियाज, ताकि वो विचारों को जज कर सके। और किसके लिए, फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए, अपने के लिए। सो द आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट, ताकि जो आइडियाज हैं किसी भी किताब के, शुड बी रिजेक्टेड बाय द रीडर्स ऑन चॉइस, वो केवल और केवल रीडर की अपनी चॉइस से रिजेक्ट किए जा सकें, नोट बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी कोई ज़रूरत ना हो। तो कहने का मतलब मिल्टन ये कहते हैं, किताबों में सब कुछ होना चाहिए, भगवान ने सबको सोच समझ दे रखी है कि मुझे क्या अपनाना है और क्या रिजेक्ट करना है। वही मैंने देखो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ही ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दी थी, गुड आइडियाज़ एंड बैड आइडियाज़। समटाइम्स बैड आइडियाज़ टीचर्स गुड आइडियाज़। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि कभी कभी जो बैड आइडियाज़ होते हैं वो हमें अच्छे आइडियाज़ दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बुरे को देखकर हमें पता चलता है भाई इसका काम का परिणाम तो बहुत बुरा हुआ है, हमें तो इस काम की तरफ देखना ही नहीं है, हमें तो इस काम की तरफ जाना ही नहीं है। तो इट मीन्स यू आर लीडिंग टूवर्ड्स गुड, आप अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? टू सी द रॉन्ग, गलत को देखकर। आपने गलत देखा, आपने जज किया भाई ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, तो आप उस तक नहीं जाते। तो वही चीज़ यहाँ पर मिल्टन कहते हैं कि किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जरूरत नहीं है। रीडर्स के अच्छे खासे रीडर्स हैं, उनको भगवान ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो वो अपने आप देख सकते हैं कि उनको क्या चीज़ रखनी है अपने पास और क्या चीज़ निकालनी है, और जो रिजेक्ट करना है टेक्स्ट वो रिजेक्ट कर देंगे, और जो चीज़ उनको अपने पास रखनी है वो अपने पास रखेंगे। सिंपल सा फैक्ट है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करके मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अभी बस 2 दिन का और वेट कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा 2 दिन और मैं अपने पैर को थोड़ा सा और रेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि खड़े होने में अभी दिक्कत है मुझे, अभी प्रॉपर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बोर्ड पर नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड से भी अच्छा मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि आपके सामने सब चीज़ लिखी हुई हैं और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कोई वैसी बात ही नहीं है। तो मैंने आपको ये मान के चलिए कि बोर्ड स्टडी ही आपको इसके थ्रू बना दी है, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू।
अकॉर्डिंग टू मिल्टन, licensing is an obstacle in the dignity of the author and merely it is an insult of his or her skill. बहुत ही बढ़िया बात मिल्टन ने कही। मिल्टन क्या कहते हैं? मिल्टन का मानना यह है कि जो लाइसेंसिंग है, जो ये लाइसेंस देने वाली प्रथा है, लाइसेंस कहने का मतलब एक अनुमति मिल गई, एक सर्टिफिकेट मिल गया, भाई ये पब्लिश हो सकती है, लेकिन इससे किस चीज़ की इंसल्ट है? ये सबसे पहली बात तो ये ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल मतलब एक अवरोध है, किसमें? इन द डिग्निटी ऑफ द ऑथर। एक ऑथर की डिग्निटी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? लाइसेंसिंग है मिल्टन के अनुसार। एंड मेयरली इट इज़ एन इंसल्ट ऑफ हिज और हर स्किल, और ये उसकी स्किल्स की इंसल्ट है। एक राइटर की स्किल होती है खुलकर अपनी बात को कहना, जो उसके दिमाग में वो सारी बातें अच्छी तरह से समाज तक पहुंचाना, लेकिन इस लाइसेंसिंग के द्वारा उसकी आवाज़ पर रोक लगा दी जाती है, उसके विचारों पर रोक लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हो गया ना, डिक्लाइन हो गया उसकी इंसल्ट हो गई। तो ये इस तरह से मिल्टन उसको मानते हैं कि इंसल्ट है। इन एरियोपेगिटिका मिल्टन आर्ग्यूज दैट द स्टेटस क्वो एंटे वर्कड बेस्ट। इसमें एरियोपेगिटिका में मिल्टन ये आर्ग्यू करते हैं कि स्टेटस क्वो एंटे जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब दोस्तों ये पहले जानना आपको ज़रूरी है कि स्टेटस क्वो एंटे क्या होता है। इसके लिए आप नेक्स्ट ही फ्रेज देख लीजिए, स्टेटस क्वो एंटे बेलम मेंशन्ड इन एरियोपेगिटिका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटस क्वो एंटे बेलम ये किस में रेफर किया गया है। इसको जो है ना, आप आसानी से याद कैसे रख लें, बलम आंटी रखे लेना इसको याद। बलम आंटी नाम याद रख लोगे तो आपको ये याद रह जाएगा कि बलम आंटी किस में आई है? एरियोपेगिटिका में आई हैं। तो स्टेटस क्वो एंटे बेलम जो है ये मेंशन्ड है किसमें? एरियोपेगिटिका में। और दोस्तों ये लेटिन फ्रेज है। क्या है? लेटिन फ्रेज है ये, जिसका मतलब होता है विच स्टैंड्स फॉर द सिचुएशन बिफोर द वार, युद्ध से पहले की स्थिति, सिचुएशन बिफोर द वार। ये जो फ्रेज है इसका यूज एरियोपेगिटिका में किया गया और ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्फ्लिक्ट जो था वो राइटर्स मिल्टन और उसके फॉलोवर्स में चल ही रहा था, और किस चीज़ को लेकर कि किस प्रकार से समाज में उनकी बात का, उनकी सोच का जो है डिक्लाइन हो रहा था, किस प्रकार से उनकी फीलिंग्स को दबोचा जा रहा था। मिल्टन एंड हिज फॉलोवर्स abolished the Star Chamber under Charles I in 1641, but later it took a new form of licensing order of 1643. दोस्तों ऐसा नहीं था कि इससे पहले लाइसेंसिंग वाली जो प्रथा थी ये नहीं आई थी। चार्ल्स फर्स्ट, आप जानते हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट की बात हो रही है, तो चार्ल्स फर्स्ट जो थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था स्टार चैम्बर। क्या नाम रखा गया था? स्टार चैम्बर उसका नाम रखा गया था। और स्टार चैम्बर ये जो कमेटी थी 1641 में बनाई गई थी, इसका भी काम वही था। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो इस प्रकार के धार्मिक या जो राजनीतिक टिप्पणी करने वाले जो वर्ग थे उन पर रोक लगाई जाए। इसने यही काम किया, लेकिन मिल्टन और उसके फॉलोवर्स ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इस पर रोक लग गई। लेकिन कुछ दिन की शांति हुई, फिर क्या हुआ? फिर हमें 1643 में फिर ये रेगुलेटिंग एक्ट आ गया लाइसेंसिंग ऑर्डर के रूप में। फिर मिल्टन आए और उन्होंने एरियोपेगिटिका के माध्यम से अपनी आवाज़ को एक बार फिर से लोगों के बीच तक पहुंचाया। तो दोस्तों ये थे मिल्टन से जुड़े हुए, एरियोपेगिटिका से जुड़े हुए मेन पॉइंट्स। इनसे बाहर एरियोपेगिटिका से क्वेश्चन नहीं आना। इनको आपको अच्छी तरह तैयार करना है, बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, अभी नहीं जाना है, अभी बने रहना है मेरे साथ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, ताकि आपको आसानी से दिमाग में सेट हो जाए दोस्तों। और ये एरियोपेगिटिका जब आप खुद पढ़ेंगे आपको बड़ा डिफिकल्ट सा वर्क लगेगा, लेकिन मैंने आपको बहुत आसान करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर वास्तव में आपको आसान लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एरियोपेगिटिका एक प्रोज पॉलेमिक है, ये POLE कर लेना, इसमें पॉलेमिक है जो कि जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है। प्रोज पॉलेमिक मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कि एक आर्गुमेंट के रूप में लिखा जाता है, और ये पैम्पलेट के फॉर्म में लिखा गया।
जो स्पीच है दोस्तों वैसे तो ये, लेकिन इसको क्योंकि स्पीच की अनुमति नहीं थी तो इसको पैम्पलेट के रूप में मिल्टन ने प्रस्तुत किया और डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये 1644 में पब्लिश हुआ था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एडवोकेट करता है। एरियोपैगिटिका का पूरा जो टाइटल है ये है एरियोपैगिटिका अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। एरियोपैगिटिका 23 नवंबर 1644 में पब्लिश हुआ एट द हाइट ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया पैम्पलेट के रूप में। जो एरियोपैगिटिका का टाइटल है इसकी सोर्स ली गई है ग्रीक की स्पीच एरिपैगिटिकोस से। किससे? ग्रीक स्पीच एरिपैगिटिकोस से ली गई है, जो कि एक एथेनियन ऑरेटर हुए हैं जिनका नाम आइसोक्रेट्स है, उनके द्वारा 4th सेंचुरी बीसी में दिया गया। मिल्टन इस वर्क में आर्ग्यू करते हैं किसके खिलाफ? पार्लियामेंट्स 1643 ऑर्डिनेंस फॉर रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग के खिलाफ, जिसको लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑर्डर की कंडीशन के स्वरूप यह एसेंशियल था एक लेखक के लिए कि वो लाइसेंस को अप्रूव कराए गवर्नमेंट से अपने वर्क को पब्लिश करने के लिए। मिल्टन जो फेलियर रही मिल्टन की अपने काफ़ी सेवरल ट्रैक्ट्स को पब्लिश करने में, और स्पेशली द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन और डाइवर्स को, जो कि फिर उन्हें एनोनिमसली पब्लिश कराना पड़ा, अनलाइसेंस्ड पब्लिश कराना पड़ा, और लेकिन वो भी कंडेम कर दिया गया किसके द्वारा? प्यूरिटन क्लेर्गी के द्वारा। और उस पर यह आरोप लगाया गया कि ये जो रिलीजियस वायलेंस है उसको जो है फैला रहा है और इसके साथ साथ सेक्सुअल लिबर्टी को भी स्प्रेड कर रहा है। इस चीज ने मिल्टन को बाध्य किया कि वो लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 के खिलाफ जाएं, और परिणाम स्वरूप उन्होंने एरियोपैगिटिका जैसे प्रोज पॉलेमिक ए पैम्पलेट को लिखा, जो कि एक स्पीच के रूप में है। ये दोस्तों ये इसमें बाइबल के और क्लासिकल रेफरेंसेस का मिल्टन ने यूज़ किया है। क्वेश्चन आ जाता है क्यों यूज़ किया है? तो टू स्ट्रेंथन हिज आर्ग्यूमेंट, अपनी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए इसको यूज़ किया गया है। अब इसके बाद ये आता है मिल्टन के अकॉर्डिंग क्या बेटर है? फॉल्स फ्लैटरी बेटर है या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बेटर है? तो आपका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो ज़्यादा बेटर है, किससे? फॉल्स फ्लैटरी से बढ़कर। मिल्टन वॉन्ट्स पार्लियामेंट टू ओबे द वॉइस ऑफ रीजन एंड टू बी विलिंग टू मेक एन एक्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड जजमेंट। मिल्टन ये चाहते हैं पार्लियामेंट को कि वो वॉइस ऑफ रीजन को ओबे करें और एक एक्ट बनाए, किसके लिए? ट्रूथ एंड जजमेंट को फॉलो करता हुआ एक एक्ट होना चाहिए। मिल्टन जो है अपने इस वर्क एरियोपैगिटिका में एंशिएंट ग्रीस का एग्जाम्पल देते हैं, रोम का एग्जाम्पल देते हैं जहाँ से बहुत से फिलोसोफर्स निकले हैं, बहुत लर्निड मैन लिखने हैं, और लेकिन उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी लाइसेंस के लिए, तो फिर इंग्लैंड में ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों? तो ये बात मिल्टन उठाते हैं। मिल्टन आर्ग्यू करते हैं कि वर्क जो है, वर्क को कंडेम करने से पहले, मना करने से पहले, उस पर जो है ना उसको एग्जामिन करना चाहिए पूरी तरह से, प्रोहिबिट करने से पहले। मतलब सबसे पहले वर्क को क्या करना चाहिए? वर्क को एग्जामिन होना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, उसके बाद उसको चाहे रोक लगाए कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले उसको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता था, ये पता चला कि रिलीजन के ऊपर लेकर वर्क है, राजा के खिलाफ है या फिर राजा की रणनीतियों के खिलाफ है, कहीं क्रिटिसाइज किया गया है, तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का जो ये कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में मिल्टन लिखते हैं, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो डोमिनेटेड फिगर के रूप में थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहला वो व्यक्ति कौन हुआ जिसने जो हेरिटिकल जो बुक्स थी उन पर रोक लगाई? तो आपका आंसर होगा पोप मार्टिन फिफ्थ। मिल्टन जो है किस पर फोकस करते हैं? मिल्टन के अकॉर्डिंग किस प्रकार की किताबों को पढ़ना चाहिए? आपका आंसर होगा ऑल सॉर्ट्स ऑफ बुक्स या फिर बुक्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों मिल्टन ये कहते हैं कि भगवान ने हर व्यक्ति को तर्क शक्ति दी है, हर व्यक्ति को इच्छा शक्ति दी है, हर व्यक्ति को दिमाग दिया है कि ताकि वो चीज़ों को जज कर सके। तो इसलिए जो टेक्स्ट हैं वो राइटर खुद रिजेक्ट करें, राइटर की चॉइस से रिजेक्ट होनी चाहिए, रीडर्स की चॉइस से रिजेक्ट होनी चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, ना कि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के द्वारा। मिल्टन के अनुसार
जो लाइसेंसिंग है ये एक ऑब्स्टिकल है। किस चीज़ में ऑब्स्टिकल है? डिग्निटी ऑफ ऑथर में। जो ऑथर की डिग्निटी है उसके रास्ते में सबसे बड़ा जो एक रोड़ा है वो यही है, लाइसेंसिंग है। और इसके साथ साथ ये जो राइटर की स्किल होती हैं उसका एक सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसका अपमान है ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है। एरियोपैगिटिका में मिल्टन ये आर्ग्यू करते हैं, स्टेटस क्यू आंटे के बारे में बताते हैं कि ये सबसे बेस्ट है। अब स्टेटस क्यू आंटे बेलम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो फ्रेज है, लेटिन फ्रेज है, ये एरियोपैगिटिका में मेंशन है, जिसका मतलब होता है कि सिचुएशन बिफोर दी वॉर, इस युद्ध से पहले की स्थिति। इसके बाद दोस्तों ये आता है मिल्टन और उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने जो चार्ल्स फर्स्ट के अंडर में स्टार चैम्बर जो कमेटी बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो इसी प्रकार से धार्मिक और राजनीतिक लेखन पर रोक लगाती थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उसमें सफलता भी इनको मिली। लेकिन उसके बाद 1643 में यह कानून एक नए रूप में फिर से वापस आया, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 के नाम से। तो दोस्तों ये थे मेजर पॉइंट्स मिल्टन के एरियोपैगिटिका को लेकर, जिसको मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ में भी आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी थोड़ा सा प्रीशियस टाइम निकालकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।